हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th आईपी की फर्स्ट यूनिट का हमारा जो है ये लास्ट पार्ट चल रहा है, दैट इज डाटा विजुअलाइजेशन। क्योंकि इससे पहले डाटा हैंडलिंग विद पाइथन पांडास के हम सारे पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। डाटा विजुअलाइजेशन हमारी बुक में 2 चैप्टर्स में कवर हो रही थी। थर्ड चैप्टर जो था ये हमारी सुमिता अरोड़ा की सेशन 2019-20 वाली बुक है। इसमें ये वाला डाटा विजुअलाइजेशन का जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 थे। चैप्टर 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डाटा विजुअलाइजेशन की 5 वीडियोस हमने कंप्लीट की हैं। आज ये हमारी 6th वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में हमने सिंपल लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट को ड्रॉ करना सीखा। ग्राफ्स में कैसे लेबल्स ऐड करते हैं, टाइटल कैसे ऐड करते हैं, लीजेंड्स ऐड करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लिमिट्स और टिक्स डिसाइड करना, वो सारी चीजें हमने सीखी थी। आज इस चैप्टर में आप यहाँ पे आपके सामने हेडिंग है, उससे आप देख ही पा रहे होगे कि हम हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। साथ ही साथ बॉक्स प्लॉट्स के बारे में सीखेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स जो होते हैं उन्हें ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके अलावा एक जो टॉपिक हमारा रिमेनिंग है फर्स्ट यूनिट का, डेट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट भी हमारा डाटा विजुअलाइजेशन में आता है, लेकिन वो हमारी इस बुक में कवर्ड नहीं है, तो मैं आपको वो वाला पार्ट भी जो है करवाऊंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 4। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में हम सबसे पहले हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो है चैप्टर का बेसिक जो है वो दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। You have learnt about plotting in Python using pyplot module of matplotlib library in the previous chapter. हमने चैप्टर 3 में देखा ही है कि matplotlib लाइब्रेरी का जो pyplot मॉड्यूल है उसकी हेल्प से हम Python में काफी सारे ग्राफ्स हमने प्लॉट किए। This chapter will take you further on this journey of data visualization, और ये चैप्टर जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन की जर्नी को ही कंटिन्यू करेगा using matplotlib's pyplot. The matplotlib is the data visualization package of Python and offer you many modules and सब पैकेजेस फॉर द सेम। मैटप्लॉटलिब जो है वो आपने पढ़ा ही था कि वो मैटलैब के इक्विवेलेंट होता है, और वो जो है बहुत सारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ्स को ड्रॉ कर पाए। पाइप्लॉट भी जो है वो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक मॉड्यूल है, और ये वाला मॉड्यूल जो है वो किसके लिए फेमस होता है, 2D ग्राफिक्स के लिए फेमस है कि हम 2D प्लॉट्स जो है वो पाइप्लॉट मॉड्यूल की हेल्प से बहुत इजीली क्रिएट कर पाते हैं। द पाइप्लॉट मॉड्यूल ऑफर मैनी फंक्शंस टू प्लॉट वेरियस टाइप ऑफ प्लॉट्स। पाइप्लॉट मॉड्यूल के हमने कई सारे फंक्शन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जैसे कि प्लॉट मेथड हमने पढ़ा था, स्कैटर मेथड, बार मेथड, to make changes to the current plot, to plot multiple data ranges and so on. इन फंक्शंस के साथ साथ पाइप्लॉट हमें ऐसे फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम करंट प्लॉट में चेंजेस कर सकते हैं, और हम मल्टीपल प्लॉट्स को या मल्टीपल डाटा रेंजेस को एक ही प्लॉट पे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। In the previous chapter you learned to create line and scatter chart along with the bar charts. ये तीनों चार्ट हमने पढ़ लिए थे प्रीवियस चैप्टर में। In this chapter we will learn about histograms, frequency polygons and box plots using pyplot module of matplotlib library. तो इस चैप्टर में जो है हम हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे और बॉक्स प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग हिस्टोग्राम से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम्स जो हैं होते क्या हैं। वैसे तो आपने 9th-10th में हिस्टोग्राम और बार ग्राफ जो है दोनों ही ड्रॉ किए हुए हैं। जब हम डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशन पढ़ रहे थे वहां भी आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सीखा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनानी मैंने आपको सिखाई थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पूरी प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, तो डाटा फ्रेम के जो एडवांस्ड ऑपरेशन वाली प्लेलिस्ट है आप वहां से जाकर जो है उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। हिस्टोग्राम जनरली हम एक डाटा सीक्वेंस के लिए बनाते हैं। अभी तक आपने जितने भी ग्राफ्स ड्रॉ किए, चाहे आपने लाइन चार्ट ड्रॉ किया, चाहे आपने बार चार्ट ड्रॉ किया या स्कैटर चार्ट ड्रॉ किया, आप हमेशा 2 एरे प्रोवाइड करते थे, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए।
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही एक्सिस का डाटा हो तो उस केस में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे वैल्यू चाहिए। तो जब हमारे पास एक ही तरीके का डाटा है तो उस केस में हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो हम हमारे माइंड में डाटा का कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। लाइक मान लीजिए एक क्लास के स्टूडेंट्स के टेस्ट का रिकॉर्ड आपने स्टोर किया है। आपके पास सिर्फ मार्क्स का डाटा है कि यानी कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो आपके पास 50 मार्क्स जो है अवेलेबल हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है 21 है, 32 है, 45 है, 49 है, 22 है, इस तरीके से 50 वैल्यूज जो है वो आपके पास स्टोर्ड है। ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए इस डाटा से कि इस क्लास के कितने बच्चों के मार्क्स 45 से 50 के बीच में हैं या कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं 30 से 40 के बीच में हैं। इस तरीके का आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करनी पड़ेगी, यानी कि आपको रेंजेस जो हैं वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को हिस्टोग्राम का बेसिक क्लियर नहीं है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वो डाटा फ्रेम वाली वीडियो देख लें, वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आपको समझाई गई है, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ हमारा मेन फोकस जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने पे है। ठीक है। तो अब जब हमारे पास 50 स्टूडेंट के मार्क्स हैं और हमें ये देखना है कि कितने स्टूडेंट किस रेंज में लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? मार्क्स की। ना तो स्टूडेंट के रोल नंबर्स की जरूरत है, ना हमें किसी और डिटेल की जरूरत है। यानी कि हमें एक ही डाटा सेट चाहिए और वो क्या चाहिए? स्टूडेंट के मार्क्स। उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो अब जब हमारे पास एक ही डाटा सेट है तो आप इसे एक्स एक्सिस पे रखोगे या वाई एक्सिस पे रखोगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस केस में हमारे पास जो यूजफुल मेथड होता है वो क्या होता है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करना। हिस्टोग्राम के केस में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं? लाइक हमने अगर हमारे पास 50 मार्क्स का टेस्ट है तो हमने एक रेंज ले ली 0 से लेके 10 तक की, दूसरी हम ले लेंगे 10 से 20 तक, थर्ड हम ले लेंगे 20 से 30 और उसके बाद 30 से 40 और 40 से 50। ये 5 रेंजेस जो है हमारे पास हो गई। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? 0, 10, 20, 30 और 40, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की वैल्यूज थी वो हम यहाँ पे ग्राफ पे रखेंगे और 0 से 10 के बीच में जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो बेसिकली वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो इस पर्टिकुलर बिन में लाई करती हैं, इस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करती हैं, वो किस पे शो होगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमें अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं देना, वो ग्राफ जो है खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। जब हमारे पास एक ही डाटा सेट है और हमें उस डाटा सेट से इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास दूसरे एक्सेस का कोई डाटा नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां हमारे लिए हिस्टोग्राम्स जो है वो यूजफुल होते हैं। A histogram is a summarization tool for discrete और continuous डाटा। हिस्टोग्राम जो है वो भी समराइजेशन टूल है क्योंकि ये हमें रिजल्ट्स की या मतलब जो भी हमारा डाटा है उसकी हमें समरी बनाकर देता है। हिस्टोग्राम प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा by showing the number of data points that fall within a specified range of values called bins। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है आपको? वही जो चीज मैंने अभी अभी समझाई कि हिस्टोग्राम आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है किसकी? न्यूमेरिकल डाटा की, by showing the number of data points that falls within a specified range। कि आपको एक स्पेसिफाइड रेंज गिवन है, उस रेंज में हमारे डाटा के कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे जो एरे था उसमें 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, यानी कि हमारे पास 50 डाटा पॉइंट्स थे, तो एक स्पेसिफाइड इंटरवल में कितने डाटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये जो 0 से 10 की रेंज है इसे जो हम बिन कहेंगे, इस रेंज में हमारे कितने स्टूडेंट्स लाई करते हैं, वो चीज हमें हिस्टोग्राम प्रोवाइड करता है। इट इज सिमिलर टू अ वर्टिकल बार ग्राफ। देखने में ये वर्टिकल बार ग्राफ जैसा होता है, फर्क सिर्फ क्या होता है कि बार ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो हर बार के बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम्स के केस में गैप जो है वो नहीं होता। However, a histogram
अनलाइक अ वर्टिकल बार ग्राफ शो नो गैप्स बिटवीन द बार। तो देखने में मतलब वैसे तो ये बार ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें अलग अलग बार्स के बीच में गैप नहीं होता है। हिस्टोग्राम्स आर अ ग्रेट वे टू शो रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डाटा, कि जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डाटा होता है उसके लिए हिस्टोग्राम्स जो हैं वो परफेक्ट रहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वेट दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उससे हम हिस्टोग्राम जो है ड्रॉ करवा पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे कि अगर हमें कंट्रीज के नेम शो करने हैं, सब्जेक्ट्स के नाम शो करने हैं, स्टूडेंट्स के नाम शो करने हैं, तो उस केस में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। उस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बार ग्राफ की। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा, जब हमने बार ग्राफ ड्रॉ किए थे तो हमने एक्स एक्सिस पे सेक्शंस के नाम भी लिए थे, स्टूडेंट्स के नाम भी लिए थे, नंबर ऑफ मतलब मंडे ट्यूसडे इस तरीके से वीकडेज के नेम भी लिए थे, कंट्री नेम भी लिए थे जब हम पॉपुलेशन कर रहे थे। तो जब हमारे पास कैटेगराइज्ड डाटा होता है जहां स्ट्रिंग में वैल्यूज होती हैं जैसे कि कंट्री, सब्जेक्ट, सेक्शन एक्सेट्रा, उस केस में हम बार चार्ट यूज करते हैं। और जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डाटा हो और वाई एक्सिस के लिए कोई वैल्यू हमारे पास ना हो, उस केस में हम हिस्टोग्राम्स को यूज करते हैं। हिस्टोग्राम का प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ करके देखेंगे, बट पहले एक बार बुक से थ्योरेटिकल पार्ट में आपको करवा देती हूँ ताकि उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिकल और ज्यादा अच्छे से समझ आए। लेकिन जब तक हम खुद प्रैक्टिकल ना करें तब तक चीजें हमारे माइंड में क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए प्रैक्टिकल साथ साथ करना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस समझाया गया है। ये आपके पास बार ग्राफ था जहां यहाँ आपने क्या ली, कंट्रीज के नेम लिए और इधर आपने उनकी इकोनॉमी जो है वो शो कर दिए। तो ये अपने इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्स के बीच में गैप भी है। जब आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया तो हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे नंबर्स हैं। यहाँ आप कैटेगरी नहीं ले सकते और यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्स के बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं है। अब सबसे पहली चीज कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए फंक्शन कौन सा होता है, तो पाइपलोट मॉड्यूल जो है वो हमें हिस्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। द हिस्ट ऑफ पाइपलोट मॉड्यूल लेट्स यू क्रिएट एंड प्लॉट हिस्टोग्राम फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। हमारे पास अगर नंबर की सीक्वेंस गिवन है तो हम उसकी हेल्प से जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। किस फंक्शन को यूज करके? हिस्ट फंक्शन को यूज करके। The syntax for using hist function of pyplot is this। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि hist function का syntax जो है वो क्या है, मेन फीचर्स जो हैं इसके वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लाइब्रेरी का नाम लिखोगे, ये बट ऑब्वियस है क्योंकि हर फंक्शन को हम लाइब्रेरी पे ही कॉल करते हैं। तो matplotlib.pyplot डॉट फंक्शन का नाम क्या है हमारा, हिस्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसमें ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। जब हमने प्लॉट, स्कैटर और बार मेथड पढ़ा वहां हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए वैल्यू देते थे, तो हम यहाँ एक्स कोमा वाई दोनों के डाटा सेट्स प्रोवाइड करते थे। यहाँ हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए देना है, तो हमने यहाँ पे एक ही डाटा सेट जो है वो प्रोवाइड करना है, डेट इज एक्स। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन आर्ग्यूमेंट जो आता है नेक्स्ट, वो क्या है, बिन्स। बिन्स हमारी क्या काम करती हैं कि बिन्स में यहाँ पे हम कोई इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं और कोई सीक्वेंस भी दे सकते हैं। अब दोनों जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दी तो हमारी उतनी बिन्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। अब वो बिन्स किस बेसिस पे जनरेट होंगी, वो जनरेट होंगी हमारी डाटा वैल्यूज के अकॉर्डिंग। जो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू है हमारे एरे में, ये जो हमने एक्स एरे यहाँ लिया होगा उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसे उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मान लीजिए हमने बिन्स की वैल्यू ले ली 10, तो वो हमारे एरे के जो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस है उस डिफरेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगर हमने बिन्स की वैल्यू 15 ले ली तो वो एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर हमने बिन्स की वैल्यू 5 ली तो वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव। ये वर्ड भी हम डाटा फ्रेम्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहां आपको याद हो हमने क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट एक्सेट्रा पढ़ा था। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस वाली जो हमारी चीज है या जिस भी चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो नंबर्स हैं,
चाहे वो कुछ भी है, तो हमारी प्रीवियस वैल्यू को करंट वैल्यू में ऐड कर देना क्या होता है, हमारा क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट टाइप, अलाइन एंड ओरिएंटेशन। हम देख लेते हैं वन बाय वन इन सबको। सबसे पहला है हमारा आर्गुमेंट एक्स। एक्स का क्या होगा, एरे और सीक्वेंस, एरे टू बी प्लॉटेड इन हिस्टोग्राम। तो ये मैंने आपको बताया, जो भी डाटा सेट आपको हिस्टोग्राम में प्लॉट करना है, उस डाटा सेट को हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये एरे भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकती है, जो भी सीक्वेंस आप देना चाहें, सीरीज, डाटा फ्रेम, कुछ भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है बिन्स। बिन्स मैंने अभी अभी आपको समझाया, ऑप्शनल होता है, बिन्स प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी से बिन्स जनरेट कर देता है, पाइथन को इंटरनली जो भी सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर हम खुद से प्रोवाइड करते हैं तो हम कोई इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो हम इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इफ एन इंटीजर इज गिवन, bin plus 1 bin edges are calculated and returned। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमने बिन की वैल्यू दी, तो बिन प्लस 1 एजेस कैलकुलेट होके रिटर्न हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप बिन्स की वैल्यू दे देते हो 2, तो पाइथन क्या करेगा, 2 इंटरवल्स डिसाइड कर देगा, जो आपका डाटा सेट का जो भी गैप होगा उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन जब वो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो आपकी रेंज के कितने एजेस बनेंगे, एक तो आपका ये वाला ग्राफ, एक आपका ये वाला बार आ जाएगा और दूसरा आपका ये वाला बार आ जाएगा। तो टोटल एजेस कितने हुए, 3। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला। तो अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 3 बिन्स जनरेट कर रहे हो, तो आपको 4 एजेस मिलेंगे। 4 बिन्स जनरेट कर रहे हो तो 5 एजेस मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एज ये हो गया, सेकंड एज आपका ये वाला हो गया और थर्ड एज आपका ये हो गया। तो जितनी बिन्स जनरेट किए हमेशा उससे एक एक्स्ट्रा एज जो है वो क्रिएट होके हमें मिलता है। इसके अलावा बिन्स में मैंने आपको बताया था हम खुद से भी सीक्वेंस दे सकते हैं। यहाँ आपको डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखिए इसके ऊपर 1 मार्क किया हुआ है, तो मैं आपको ये नीचे यहाँ दिखा देती हूँ। इधर ये हमें गिवन होगा, बिन्स कैन टेक अ सीक्वेंस टू, कि हम बिन्स में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस भी ले सकते हैं अगर हम इंटीजर ना लेना चाहें। फॉर कंप्लीट सिंटैक्स एंड वर्किंग रेफर टू पाइपलॉट डॉक्यूमेंटेशन। ये पार्ट आपका इस बुक में कवर नहीं है, ये उन्होंने बोला है अगर आपको स्टडी करना है तो पाइपलॉट डॉक्यूमेंटेशन से आप स्टडी कर सकते हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि हम बिन्स में अगर सीक्वेंस लेते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस वैल्यूज को ऐड करना। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये 4 वैल्यूज हैं, इधर ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू, तो इस केस में अगर हम क्यूमुलेटिव सम करें तो फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, सेकंड में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वैल्यू में क्या होगा, तीनों वैल्यूज का सम आ जाएगा, और फोर्थ वैल्यू में क्या होगा, इन चारों वैल्यूज का सम जो है वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि हर वैल्यू में उसके प्रीवियसली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब ऐड होती जाती है। ठीक है, तो सेम केस विद द ग्राफ। क्यूमुलेटिव जो है वो बुलियन वैल्यू लेता है, यानी कि या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, लेकिन अगर आप इसे ट्रू सेट करते हो तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके हिस्टोग्राम्स की बिन्स होंगी उनकी वैल्यू आपस में ऐड होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर ये एक हिस्टोग्राम है, इसकी ये हमारी फर्स्ट बिन का डाटा है, ये हमारी सेकंड बिन का डाटा है, और मान लीजिए ये है हमारी थर्ड बिन का डाटा। तो अगर आप इसमें क्यूमुलेटिव को ट्रू कर देंगे तो उस केस में हमारा ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ होगा कि फर्स्ट जो है वो तो हमारा डाटा सेट इतना ही रहेगा जितना कि फर्स्ट वैल्यू में है। ठीक है, लेकिन जो ये सेकंड वाली वैल्यू है तो ये सेकंड प्लस फर्स्ट बिन वाला इंटरवल दोनों आएंगे, तो इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले की लेंथ जो है वो कितनी है यहाँ पे, लेकिन अब जब क्यूमुलेटिव ट्रू है तो पहले वाली दोनों बिन्स जो हैं वो थर्ड में ऐड हो जाएंगी, तो ये जो है आपकी और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि प्रीवियस सारी बिन्स को ऐड कर देना। यहाँ आपको दिया भी हुआ है, देन अ हिस्टोग्राम इज कंप्यूटेड वेयर ईच बिन गिव्स द काउंट इन दैट बिन प्लस
all the bins for smaller values, यानी कि जब क्यूमुलेटिव ट्रू होगा तो उस केस में हर बिन जो है वो अपने नंबर और प्रीवियस जितनी भी उसकी बिन्स होंगी, जो स्मॉलर बिन्स हैं, उन सबके नंबर्स को काउंट करके डिस्प्ले करेगा। The last bin give the total number of data points. Obviously तो लास्ट बिन जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्गुमेंट है हमारा हिस्ट टाइप। हिस्ट टाइप यानी कि हमें किस तरीके का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हमें बार स्टाइल का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, या फिर बार स्टैक्ड टाइप का ड्रॉ करना है, या फिर स्टेप टाइप का ड्रॉ करना है, या फिर स्टेप फिल्ड टाइप का ड्रॉ करना है। यहाँ मैं आपको ये डायग्राम्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको अलग अलग वैल्यू लेके दिखाऊंगी कि हर एक की शेप में क्या डिफरेंस होता है। अभी ऐसे सिर्फ बोल के बताने से ये चीज समझ नहीं आ पाएगी। Bar is a traditional bar type histogram. If multiple data are given, the bars are arranged side by side. अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो चार तरह के आपको गिवन है, जब हम सिंगल डाटा सीक्वेंस को प्लॉट करते हैं तो उसमें इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। इवन जो हमारा बार टाइप है, बार स्टैक्ड है और स्टेप फिल्ड है, ये तीनों ही आपको देखने में बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, तीनों में आपको कोई भी डिफरेंस जो है वो शो नहीं होगा। लेकिन जब हम मल्टीपल सीक्वेंसेस को प्लॉट करेंगे उस केस में ये जो है हमारे यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब हमने बार चार्ट पढ़ा था, जब हमने लाइन चार्ट पढ़ा था, तो अगर हमें मल्टीपल डाटा सीक्वेंसेस को प्लॉट करना होता था तो हमें मल्टीपल टाइम फंक्शन कॉल करना पड़ता था। लेकिन हिस्टोग्राम के केस में हम एक ही फंक्शन के अंदर जो है मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, तो वहां पर जो है ये हमारे टाइप्स यूजफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो बार स्टैक्ड है, बार स्टैक्ड के केस में क्या होता है, वो भी हमारा बार टाइप हिस्टोग्राम है, where multiple datas are stacked on top of each other। अब अगर हमारे पास एक ही डाटा सेट है, अगर हमने एक ही वैल्यू दी है तो उस केस में तो हमारा सेम ही रहेगा जैसे बार टाइप है। लेकिन अगर हम दो डाटा रेंजेस को प्लॉट कर रहे हैं तो उस केस में बार स्टैक्ड टाइप का मतलब क्या है कि दोनों डाटा रेंजेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो जाएं। जैसे मान लीजिए ये हमारे एक्सिस हैं, तो हमारी जो फर्स्ट डाटा रेंजेस है उसका हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया तो वो इस टाइप का आ रहा है। मान लीजिए ये हमारे फर्स्ट वाला जो डाटा सेट है उसका हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला डाटा सेट है उसका हिस्टोग्राम इसी के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, तो सेकंड वाले की वैल्यूज जो हैं वो इसी के ऊपर एड ऑन हो जाएंगी, जो भी उसकी वैल्यूज होंगी, बट वो डिफरेंट कलर से शो हो जाएंगी ताकि आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, इसके बाद है स्टेप जनरेट अ लाइन प्लॉट दैट इज बाय डिफॉल्ट अनफिल्ड। अगर आप जो हिस्टोग्राम है वो स्टेप टाइप का जनरेट करते हो तो उसमें हमें सिर्फ लाइन चार्ट के फॉर्म में ग्राफ मिलता है, और स्टेप फिल्ड के केस में वो जो लाइन प्लॉट है वो क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो बार टाइप का होता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरीके से हो सकते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा वर्टिकल ड्रॉ होता है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिफाई करते हैं तो जो हमारा बारेच के केस में जिस तरीके का ग्राफ हमारा ड्रॉ होता था उस टाइप का जो हिस्टोग्राम है वो हमारा ड्रॉ होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे कि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं बुक में कौन कौन से दिए हुए हैं, उसके बाद हम अपने खुद के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो करेंगे। ठीक है, और या फिर ये करते हैं, मैं पहले आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बुक के एग्जाम्पल्स को चेक कर लेंगे ताकि जो है बुक के एग्जाम्पल्स हमें इजीली समझ आए। तो अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करवाना है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करवाने के लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। डाटा विजुअलाइजेशन में हमने पढ़ाई है सारे ग्राफ्स जो हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, मैटप्लॉटलिब की हेल्प से। तो हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट मॉड्यूल को। ठीक है, हम इसे एज पीएल इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि जो है हम इजीली सारे काम कर पाए। बार बार matplotlib.pyplot लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जब हमने इसे एज पीएल इंपोर्ट किया तो अब हमें हर जगह सिर्फ पीएल यूज करना है। अब पहले हम वो सीक्वेंस ले लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। मान लीजिए हमने मार्क्स ले लिए। ठीक है, हमने एक सीक्वेंस ले ली कि हमारे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट है, तो अब हम वो लिस्ट बना लेते हैं। आउट ऑफ 50 हम मार्क्स ले रहे हैं, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स के मार्क्स जिस भी
तरीके से हैं। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज जो है वो ले सकते हो रैंडमली। मान लीजिए हमने ये वैल्यूज ले ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ वैल्यूज हम 0 से 10 के बीच में भी ले लेते हैं। अब हमें इसकी हेल्प से हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, हिस्ट मेथड। तो लाइब्रेरी का नाम दैट इज हमने pl ले लिया, pl.hist, ठीक है। अब हम इसमें आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे मेन आर्गुमेंट जो होता है वो है हमारा डाटा पॉइंट, उसके अलावा जो है वो सारे ऑप्शनल होते हैं। तो अगर हम सिर्फ यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स के बाद हमें क्या करना है, इसे रन करवा देते हैं। इस सीक्वेंस पे हमारा क्रॉस मार्क क्यों आ रहा है कि हमने कुछ इनवैलिड लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने डबल कोमा यूज कर लिया है जो कि इनवैलिड होता है, इसलिए वो क्रॉस मार्क आ रहा था। अब यहाँ से क्रॉस मार्क जो है वो हट गया, ठीक है। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं, इससे हमारा हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, क्या आप इस हिस्टोग्राम को समझ पा रहे हैं कि ये क्या ड्रॉ हुआ है हमारा, कैसे कैसे रेंजेस आ रहे हैं। ना तो आपको यहाँ पे बिन्स समझ आ रहे हैं, ना ही आपको यहाँ पे वैल्यूज समझ आ रही है। इस ग्राफ में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिर्फ मार्क्स दे दिए, इसके अलावा सारा काम पाइथन ने इंटरनली किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इसे कस्टमाइज करेंगे ताकि ये ग्राफ जो है हमें समझ में आए। सबसे पहली चीज हम बिन्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बिन्स की रैंडम वैल्यू दे देते हैं। हमने देखिए जो वैल्यूज ली है, मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ बिन्स की वैल्यू 5 की, टोटल जो है वो 5 बिन्स जनरेट हो जाए, ठीक है। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो आप देखिए क्या वैल्यू आ रही है। क्या आप यहाँ पे बिन्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? आप देखिए एक बिन जो है वो ये वाली है आपकी, जो ये लाइन आप यहाँ पे शो हो रही थी आपको। इसके अलावा ये देखिए ये वाली लाइन आपको बता रही है ये 2 बिन्स है और यहाँ पे भी आपकी 2 बिन्स है। तो यानी कि टोटल तो 5 बिन्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं, लेकिन 5 बिन्स की वैल्यू अगर आप नीचे से आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो ये देखो यहाँ पे आपकी बिन्स की वैल्यू आप अभी भी आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर पा रहे। तो इस केस में भी ये हमारे लिए जो है यूजफुल नहीं हुआ सिर्फ बिन्स को इस तरीके से दे देना। लेकिन यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जितनी आप बिन्स प्रोवाइड करते हो उतनी बिन्स जनरेट हो जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 10 दे देती हूँ, तो जब मैं इसे रन करूंगी तो आप ये देखिए तो हमारी 10 बिन्स जनरेट हो गए। ये हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल पहले वाला जैसा जनरेट हुआ है, क्योंकि डिफॉल्ट हमारी कितनी बिन्स जनरेट होती है, 10 बिन्स जो है वो जनरेट होती है। यहाँ से आप इसे काउंट भी कर सकते हो कि 10 बिन्स कैसे हुई है। ये आपकी फर्स्ट बिन है, ये वाला एज आप देख सकते हो, ये सेकंड बिन के लिए है, ये थर्ड बिन के लिए है, फोर्थ बिन जो आपकी आई वो एम्प्टी है, ये फिफ्थ बिन है, ये सिक्स्थ बिन है, ये वाली आपकी सेवेंथ बिन है, देन एट्थ और नाइन्थ बिन जो है वो एम्प्टी है, और ये आपकी 10th बिन है। तो जितने नंबर ऑफ बिन्स हम यहाँ देंगे उतने नंबर ऑफ बिन्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बिन्स की सीक्वेंस देने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ, हिस्ट टाइप। अगर हिस्ट टाइप मैं यहाँ पे स्टेप दे देती हूँ, अब जब मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होके मिला है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये बिन्स जो है 5 कर दूं तो उस केस में रिजल्ट देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए कि कुछ भी फिल्ड नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ जो है वो दिखाई दे रहा है। ग्राफ में ऊपर ऊपर से बाउंड्रीज जो है वो दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ इसे स्टेप फिल्ड कर देती हूँ, अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए आपको सिंपल बार ग्राफ मिला है, जो सिंपल हिस्टोग्राम जैसा कि पहले था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अब मैं यहाँ पे अगर बार टाइप दे देती हूँ, जो कि हमारा डिफॉल्ट टाइप होता है, आप पहले ही देख चुके हो, फिर भी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। इस केस में भी हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम है। और अब अगर मैं यहाँ पे बार स्टैक्ड दे देती हूँ और अब इसे रन करेंगे तो इस केस में भी आप देखिए हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम है।
क्योंकि जब हम यहाँ पे एक सिंगल डाटा सीक्वेंस लेते हैं उस केस में हिस्ट टाइप आप बार लो, बार स्टैक लो या फिर स्टेप फील्ड लो, सब जो है इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए हिस्ट टाइप का यूज नहीं होता। हाँ, अगर आपको स्टेप टाइप चाहिए तो वो आप दे सकते हो, वो अलग होती है। अब हम समझते हैं बिन्स को कि बिन्स जो है जब हमने 5 दी तो हमारी क्लास के मार्क्स जो है वो 50 में से थे। तो जनरली हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारी बिन्स क्या बननी चाहिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। लेकिन यहाँ देखिए बिन्स क्या ऐसी बनी है, 0 से तो हमारा नंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारा नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, इस वाले डाटा सेट में हमारा नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ उसमें भी वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से, और लास्ट वैल्यू हमारी 50 नहीं है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी। ये देखिए यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू 49 थी, तो वो 49 तक ही स्टोर हो रही है। तो इसलिए जो हमारी 2 से लेके 49 के बीच में, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हुए, 47। तो इस 47 को उन्होंने 5 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड किया, और इसीलिए जो है ये बिन्स हमारी एग्जैक्ट वैसी नहीं बनी जैसा कि हमने अज्यूम किया था। बट अगर हमें बिन्स उसी फॉर्म में चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे सीक्वेंस दे सकते हैं, और जब हम सीक्वेंस देंगे तो वही बिन्स जनरेट होंगी जो हम यहाँ पे देंगे। मान लीजिए हम दे देते हैं 0, 10, 20, 30 और 40, सॉरी 50 है हमारी लास्ट वैल्यू, तो यहाँ पे 50। अब इस केस में क्या होगा, जो हमने रेंज दी है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज जो है वो जनरेट होंगी। ये देखिए अब हमारी बिन जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है और 50 तक जा रही है। और यहाँ पे आप इसे कंपेयर कीजिए, ये देखिए, लेकिन ग्राफ हमारा अभी भी सेम ही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 10 के बीच में और 10 से 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है। आप चाहे तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, 2, 7 एंड 8। 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 12 है आपका, 13 है और 15 है। क्या इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जो 10 से 20 के बीच में है, नहीं है। तो यानी कि 0 से 10 के बीच में भी 3 स्टूडेंट थे, 10 से 20 के बीच में भी कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। इवन आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये नंबर क्या है, 3। अब 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं ये हमें देखना है। तो 20 से 30 के बीच में 32 है आपका, इसके बाद 34 है, अगेन 32 है, 3 स्टूडेंट हो गए। अब इसके बाद हमें 20 से 30 देखना था, हम गलत देख रहे हैं शायद। 20 से 30 यानी कि ये देखिए 21, 22, उसके बाद 26 और 21, ये जो है ये 4 नंबर्स हमारे 20 से 30 के बीच में है। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 30 वाला ग्राफ जो है ये 4 तक है। उसके बाद 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लाई करते हैं, 5 लाई करते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, 30 से 40 के बीच में 34 है, 32 है, अगेन ये 34 और 32 आ गया यहाँ पे, और उसके बाद ये अगेन एक 32, यानी कि 5 नंबर्स जो हैं वो हो गए। अब अगर आप चाहें तो आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये कम ज्यादा होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एक स्टूडेंट के नंबर दे देती हूँ 5, ठीक है। अब 0 से 10 के बीच में कितने हो गए, 4 हो गए। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब ये पहले आपके इक्वल आ रहे थे 0 से 20 तक, अब 0 से 10 के बीच में 4 है, 10 से 20 के बीच में 3 है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे अभी 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में इक्वल है। मैं मान लीजिए 30 से 40 के बीच में एक और नंबर ऐड कर देती हूँ, 31, ठीक है। अब जब हम इसे रन करेंगे तब आप देखिए ये वाला ग्राफ भी जो है वो इक्विवेलेंट आपका नहीं रहा। तो जिस ग्राफ में, जिस बिन में जितनी वैल्यूज लाई कर रही होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अब जब हमने अपनी खुद की बिन्स की सीक्वेंस दी है तो हम इस ग्राफ को इजीली समझ पा रहे हैं। तो बेटर क्या होता है कि हम जो है बिन्स अपनी खुद की डिफाइन कर दें, तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहता है। इसके अलावा अगर आपको ग्राफ का कोई कलर देना है पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको ग्रीन कलर का ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे सिंबल क्या दे देंगे, G स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। साथ ही साथ हमने एक और चीज पढ़ी, डेट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन डिफॉल्ट आप देख ही रहे हैं वर्टिकल है, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल दे देते हैं
तो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं इसे रन कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा ग्राफ जो है वो कैसा ड्रॉ हो गया, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो गया। जैसे कि बार एच के केस में हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ होता था, हिस्ट फंक्शन में हम उसी तरीके से ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमारी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होता है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए हमें ओरिएंटेशन हटा देते हैं, क्योंकि हम वर्टिकल पे ही वर्क करेंगे, वही हमारे लिए ज्यादा इजी होता है। तो ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ जो है हो गया। अब इसके साथ साथ हमने एक चीज और, क्यूमुलेटिव वाला जो हमने आर्गुमेंट पढ़ा था, तो हम उसे भी चेक कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव फॉल्स होता है, लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू दे देते हैं, इस केस में क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पे 0 से 10 के बीच में 4 नंबर्स हैं और 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 3। तो जब ये क्यूमुलेटिव रन होगा तो 0 से 10 के बीच में तो 4 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 4 + 3 7। 20 से 30 के बीच में कितने हो जाएंगे, 20 से 30 के बीच में 4 स्टूडेंट्स तो अभी हैं, और इससे पहले कितने स्टूडेंट थे, 7। तो यहाँ पे 20 से 30 के बीच में टोटल 11 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 6 स्टूडेंट्स इसके खुद के हैं, और 11 इन तीनों बिन्स के, तो ये कितने हो जाएंगे, 17। और लास्ट जो 40 से 50 है, अब 5 स्टूडेंट इसके खुद के हैं, 17 इससे प्रीवियस वैल्यूज में है, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 22। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, अननोन प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव। हमने क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग यहाँ शायद गलत लिख दी है। अब इसे रन करके देखते हैं, और ये देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्यूमुलेट हो गई। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक जब भी होगी तो वो ऑब्वियसली आपको सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि वो अननोन प्रॉपर्टी थी। तो स्पेलिंग्स का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हर बार बिन्स की वैल्यूज जो हैं वो आपस में ऐड होती गई। आप देख सकते हैं लास्ट बिन में हमारी वैल्यू क्या है, 22 आ रही है। फर्स्ट वाली में 4 थे तो फर्स्ट की वैल्यू 4 ही है, और उसके बाद ये आपस में इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। तो ये रोल होता है हमारा क्यूमुलेटिव का। हिस्टोग्राम की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज हमने जो है वो पढ़ ली। इसके अलावा अब जो थे सिर्फ हिस्ट टाइप जो हमें अलग अलग थे वो हमें स्टडी करने हैं। तो उसके लिए हम एक चीज और पढ़ लेंगे कि स्टूडेंट्स जब हम मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ हम मार्क्स की प्लॉटेशन कर रहे थे, तो मान लीजिए हम मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन हम मिड टर्म और फाइनल टर्म दो तरीके के मार्क्स ले रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारे मिड टर्म के मार्क्स थे। अब इसके बाद हम फाइनल टर्म के मार्क्स और ले लेते हैं। फाइनल टर्म के मार्क्स के लिए भी हम लिस्ट ले लेते हैं, वो भी हमारा 50 मार्क्स का एग्जाम है, तो उसमें भी हम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ले लेंगे। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ले लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है कि हमें अभी दोनों को मिड टर्म और फाइनल टर्म के मार्क्स को प्लॉट करना है। ठीक है, तो जनरली जब हम बार ग्राफ या लाइन चार्ट या स्कैटर्ड चार्ट ड्रॉ करते थे, तो हमें जब दो तरीके के सीक्वेंसेस को ड्रॉ करना होता था तो उसके लिए हम 2 बार फंक्शन को कॉल करते थे। बट हिस्टोग्राम के केस में हमें 2 बार फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही फंक्शन के हेल्प से मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए डाटा पॉइंट देने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, जब हम एक से ज्यादा डाटा रेंजेस को प्लॉट कर रहे हैं तो हमें उनकी यहाँ पे सीक्वेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें जो ये दोनों सीक्वेंस हैं वो लिस्ट के फॉर्म में देनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे मिड मार्क्स और फाइनल मार्क्स।
ठीक है, हमने दोनों के लिए सीक्वेंस ले ली। अब यहाँ पे या तो हम कलर प्रोवाइड नहीं करेंगे और या फिर हम दोनों के लिए करेंगे। तो हम दोनों के लिए कलर कर देते हैं। मान लीजिए मिड टर्म जो है उसे हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फाइनल टर्म जो है उसे हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिन्स हम अभी भी अपनी सेम रखेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, ताकि हमें जो डाटा जो प्लॉट होके आएगा, जो हिस्टोग्राम होगा, वो इजीली समझ आए। तो अब हम इसे रन करते हैं और ये देखिए ये हमारा जो है डाटा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं कि हमारा डिफॉल्ट जो हिस्ट टाइप होता है वो क्या होता है, बार। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमारा डाटा जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 0 से 10 के बीच में मिड टर्म में 4 स्टूडेंट के मार्क्स थे, लेकिन फाइनल टर्म में 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। 10 से 20 के बीच में मिड टर्म में 3 स्टूडेंट के मार्क्स थे और फाइनल टर्म में 4 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। 20 से 30 के बीच में मिड टर्म में 4 स्टूडेंट्स के थे, फाइनल टर्म में 3 स्टूडेंट्स के हैं। 30 से 40 के बीच में मिड टर्म में 6 स्टूडेंट्स के थे, फाइनल में 3 स्टूडेंट्स हैं। 40 से 50 के बीच में मिड टर्म में 5 स्टूडेंट थे और फाइनल में कितने हैं हमारे, 7 स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखिए ये आपका जो है बार टाइप का ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अब इसमें मैं आपको हिस्ट टाइप जो है वो यूज करके दिखाती हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं आपको बार ही प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो बार टाइप होता है। तो इसे जब रन करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम ग्राफ मिलेगा, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ बार स्टैक। ठीक है, अब जब आप इसे रन करोगे तब आप देखिए, ये देखिए बार स्टैक्ड का क्या मतलब है कि हमारे पहले वाले ग्राफ के ऊपर ही दूसरे वाला ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हुई। मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देती हूँ। प्रीवियस केस में देखिए 0 से 10 के बीच में मिड टर्म में 4 थे और फाइनल में 5 थे। तो यहाँ पे आप इस वाले ग्राफ में देखिए 0 से 10 के बीच वाला जो पार्ट है, ग्रीन कलर से उसकी रेंज कहाँ तक है, 4 तक है। और उसके ऊपर कहाँ तक है, ये देखिए 4 से लेके 8 तक और 8 से भी थोड़ा ऊपर जा रहा है और 10 से बीच में, यानी कि टोटल 4 से ये 9 तक है, यानी कि 5 एलिमेंट्स। तो एग्जैक्टली 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स थे फाइनल टर्म में, तो यहाँ भी वो 5 ही प्लॉट हो रहे हैं। बट फर्क क्या है, इस बार वो पहले वाले स्टैक के ऊपर ही जो है ड्रॉ हो गए हैं। इसी तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सब में जो है वो सेम चीज हो रही है। अब बार स्टैक का यूज कहाँ पे होता है? अब यहाँ तो मार्क्स वाली चीज थी तो इतना ज्यादा ये यूजफुल नहीं रहा आपके लिए। बट मान लीजिए कोई सेल्स कंपनी है, वो अपनी कंपनी का सेल्स का डाटा स्टोर कर रही है। वो अपनी कंपनी का जो है मतलब हर क्वार्टर का स्टोर कर रही है कि फर्स्ट से थर्ड मंथ के बीच की सेल, थर्ड से फोर्थ मंथ के बीच की सेल, फोर्थ से फिफ्थ मंथ के, फोर्थ से लेके आपकी 8th मंथ और 8 से लेके 12 मंथ तक की जो है वो स्टोर कर रही है। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए पहले हमने फर्स्ट ईयर का 2016 का डाटा लिया, वो आपका डाटा प्लॉट हो गया। अब जब आपने 2017 का भी डाटा लिया, उस केस में अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये भी पता चले कि 2015 और 2016 की अलग अलग सेल्स कितनी है, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि ये भी पता चले कि 2000 मतलब टोटल सेल कितनी है, तो उस केस में ये जो है वो यूजफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे ये मार्क्स की जगह सेल्स ले लेती। सेल 2 और ये फर्स्ट वाला ले लेती मैं सेल 1। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमने सेल की तो हमारी सेल कैसे हो रही थी कि शुरू के 10 दिन में इतनी हुई, सेकंड 10 डेज में यानी कि 0 से 10 डेज में हमारी इतनी सेल हुई, 10 से 20 डेज में इतनी, 20 से 30 डेज में सेल कितनी हुई, 30 से 40 डेज में सेल कितनी हुई और 40 से 50 डेज में सेल कितनी हुई, वो वाली सेल जो है यहाँ पे स्टोर्ड है मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हमने लिया कि फिर हमने सेकंड टाइम सेल्स ली। तो जब सेकंड टाइम सेल्स ली तो हमें अलग अलग भी देखनी है कि 0 से 10 डेज में कितनी सेल थी, 10 से 20 डेज में कितनी सेल थी, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के बीच में। लेकिन हमें ये भी देखना है कि टोटल कितनी सेल थी। ठीक है, तो उस केस में अब यहाँ पे देखिए आपको दोनों इंडिविजुअल भी दिखाई दे रही है और टोटल भी दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो इस तरीके से कई 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 केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पे ये चीज हमारे लिए यूजफुल होती है, तो इसलिए वहां उन केसेस में हम जो है बार स्टैक्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने हमें एक तरीके से फंक्शनैलिटी दी हुई है कि हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसे यूज कर सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो था हमारा स्टेप टाइप, तो हम यहाँ पे स्टेप टाइप ले लेते हैं। जब हम स्टेप टाइप लेंगे तो हमें सिर्फ बाउंड्रीज जो हैं वो ड्रॉ होके दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे हमें दोनों ग्राफ की सिर्फ बाउंड्रीज दे रही है। ये ग्रीन कलर के लिए देखिए, ये ग्रीन कलर यानी कि 0 से 10 के बीच में 4 था, 10 से 20 के बीच में 3, फिर 20 से 30 के बीच में 4, फिर 30 से 40 के बीच में जो था वो 6, और उसके बाद 40 से 50 के बीच में क्या है, ये हमारा अगेन 5। ठीक है। फाइनल टर्म हमारी रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो देखिए 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में कितना है 3, 30 से 40 के बीच में भी 3, 40 से 50 के बीच में कितना है, आप इसे स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं 7। ठीक है। अब लास्ट जो हमारा हिस्ट टाइप बचा वो क्या है, स्टेप फिल्ड। बट जब मैं स्टेप फिल्ड ड्रॉ करूंगी तो उस केस में आप क्या अज्यूम कर सकते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा, ये सारा ड्रॉ हुआ जितना भी एरिया है वो सब फिल्ड होगा। लेकिन जब ये सारा फिल्ड होगा तो ये ग्रीन बाउंड्री जो है वो ग्रीन कलर से फिल होगी और जो रेड बाउंड्री है वो रेड कलर से फिल होगी। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 तक ग्रीन मिलेगा और 5 तक जो है वो रेड कलर मिलेगा। तो आपको समझने में कंफ्यूजन होगी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 3 तक ग्रीन मिलेगा, 5 तक रेड मिलेगा। ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, आपको ये तो समझ आ जाएगा कि 4 तक रेड 5 तक ग्रीन, यहाँ भी 4 तक रेड 4 तक ग्रीन और 5 तक 3 तक ग्रीन और 4 तक रेड। अब जब ये 20 से 30 वाली जो रेंज आएगी, यहाँ पे आपका 3 तक रेड है, उसके बाद 4 तक ग्रीन, उसके बाद भी 3 तक रेड और 3 से 5 तक जो है ग्रीन, उसके बाद जो लास्ट वाली थी उसमें आपका 5 तक ग्रीन और उससे ऊपर का रेड। तो अब मैं आपको ये रन करके दिखा देती हूँ। सॉरी, हमने यहाँ टाइप तो चेंज किया ही नहीं, हम इसे कर देते हैं स्टेप फिल्ड। और अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए, ये आप ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं। अब इस केस में देखिए, जो आपका हिडन पार्ट है वो तो आपको शो ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले हमने ग्रीन मिड मार्क्स लिए, तो यानी कि सबसे पहले नीचे कौन सा एरिया ड्रॉ होगा, मिड मार्क्स वाला। मिड मार्क्स हमने ग्रीन कलर से लिया है, तो मिड मार्क्स आपके जो है वो कंप्लीटली शो हो गए, जो उसकी प्रॉपर रेंज थी वो वाली। ठीक है। लेकिन जो फाइनल मार्क्स हैं वो आपको इजीली समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फाइनल मार्क्स जो हैं वो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। तो अगर वो हाईएस्ट रेंज पे हैं तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां वो लोएस्ट रेंज पे थे उस केस में आप नहीं समझ पा रहे कि ये 20 से 30 और 30 से 40 के बीच में कितने जो रेंज थी वो थी हमारी, क्योंकि यहाँ आपको कहीं भी रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारा ग्रीन वाला फॉर्म जो है वो ड्रॉ हो गया था। इसलिए स्टेप फिल्ड जो है वो हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है, बट इन केस हमें कभी भी ऐसी जरूरत हो सकती है कि हमें सिर्फ ये जानना है कि मैक्सिमम स्कोर किसका है, तो उस केस में हम कर सकते हैं कि 0 से 10 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट मिड टर्म में थे या फाइनल टर्म में थे, तो वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। 10 से 20 के बीच में भी, 20 से 30 के बीच में भी, अगर हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट मिड टर्म में थे या फाइनल टर्म में, तो वो हमें पता चल सकता है, बट एग्जैक्ट नंबर हमें यहाँ से पता नहीं चल सकता। तो यहाँ पे हमारा स्टेप फिल्ड जो है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम एक चीज और जो हमने बुक में नहीं पढ़ी वो मैं आपको बताती हूँ, आर विड्थ। आपने जब बार ग्राफ पढ़ा वहां हमने विड्थ आर्गुमेंट पढ़ा था, तो जब हमने विड्थ आर्गुमेंट पढ़ा था तो विड्थ आर्गुमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि जनरली जो है हर इंटरवल को एक यूनिट डिफाइंड होती है, हर एक्स पॉइंट को एक यूनिट मिलती है, जिसमें से 0.8 में वो ग्राफ को प्लॉट कर देता है और बाकी जो है वो एम्प्टी रहती है। हिस्टोग्राम के केस में क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो गैप नहीं होता, तो पूरी एक यूनिट डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है। पहले मैं इसे एक बार रन कर देती हूँ। लेकिन जब मल्टीपल ग्राफ्स
प्लॉट होते हैं। तो जब मल्टीपल ग्राफ प्लॉट होते हैं उस केस में वो एग्जैक्टली बार ग्राफ की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो एक यूनिट है उसका सिर्फ 0.8 पार्ट डिस्प्ले होता है और बाकी का पार्ट जो है वो एम्प्टी रहता है। तो यहाँ अगर हम अपने बार्स की विड्थ को चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है आर विड्थ। आर विड्थ की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ 0.5। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो देखिए हमारे बार्स की विड्थ जो है वो और भी ज्यादा छोटी हो गई, यानी कि 0 से 10 के बीच का जो ये टोटल एरिया था उसके सिर्फ 0.5 एरिया में ये प्लॉट हुए और बाकी का 0.5 जो है वो एम्प्टी रह गया। अगर मैं इसे 0.7 कर देती हूँ तो आप देखिए इनकी विड्थ जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। अब अगर मैं इसे टोटल 1 कर देती हूँ तो यानी कि गैप जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरे एरिया में ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे। अब इसके अलावा एक चीज और कि बार ग्राफ के केस में जब मैं विड्थ 1 से ज्यादा देती थी तो वहां पे हमारे जो बार्स थे वो ओवरलैप करना शुरू कर देते थे, बट हिस्टोग्राम के केस में हमारे पास आर विड्थ जो आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू अगर हम 1 से ज्यादा भी देंगे तो भी ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। इस केस में जो आपका ग्राफ है वो सेम रहेगा, सिर्फ जो मैक्सिमम डाटा था वो ही हमारा प्लॉट हुआ है और उसके अलावा कोई चेंजेस जो है वो नहीं हुए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें 1 ही देनी चाहिए, बट अगर हमने गलती से 1 से ज्यादा भी दे दी तो भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, वो परफेक्टली वर्क करता है। तो ये सारा हमारा हिस्टोग्राम का पार्ट था। इसके साथ हमारा हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। हिस्टोग्राम के जितने भी चीजें थी, जितने भी पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट थे वो सारे हमने स्टडी कर लिए हैं। अब एक बार हम बुक से देख लेते हैं कि बुक में कौन से एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, उसके बाद हमारा हिस्टोग्राम वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Have a look at the following example that plot histograms from 2 ND arrays x and y। यहाँ हमने 2 arrays ले लिए हैं जिसमें randomly 100 से भी ज्यादा numbers जो हैं वो generate हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों arrays हैं, इनकी help से histogram आगे plot होगा। Before you plot, make sure to import the required library modules। For example, we have given following import statement in the beginning। क्योंकि हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम के लिए हमें matplotlib.pyplot लाइब्रेरी चाहिए और यहाँ इन्होंने एरे क्रिएट किया है तो एरे के लिए numpy लाइब्रेरी भी चाहिए। हमने अपने प्रोग्राम में एरे क्रिएट नहीं किया था, हमने सिंपल जो है लिस्ट की फॉर्म में डाटा ले लिया था, इसलिए हमें numpy लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ इन्होंने एरे क्रिएट किए हैं तो इसलिए numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना जरूरी है। अब प्लॉट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम एन एनडी एरे एक्स विद 20 बिन्स। हमें जो हमारा एक्स एरे था उसकी हेल्प से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उस हिस्टोग्राम में हमें कितनी बिन्स चाहिए, 20 बिन्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लाइब्रेरी का हिस्ट फंक्शन कॉल किया। उस हिस्ट फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट तो हमने डाटा एरे ही दिया, यानी कि हमने एक्स प्रोवाइड किया जिसे हमने प्लॉट करना है और बिन्स हमने यहाँ क्या दे दी, 20, यानी कि 20 बिन्स जनरेट हो जाएंगी, बट हमें नहीं पता कि कौन कौन सी 20। तो आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से जो है 20 बिन्स हमारी जनरेट हो गई। अगर यही हम बिन्स की वैल्यू 50 दे देते तो ये बिन्स जो है वो 50 हो जाएंगी, वो देखिए यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि बिन्स जो है वो इंक्रीज हो गई। ये जितने भी स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब आपके अलग अलग बिन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वाई एरे की हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ किया है। इस तरीके से आप कोई भी एरे ले सकते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ बिन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट अ क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम ऑफ एनडी एरे एक्स विद 30 बिन्स, यानी कि हमें एक्स एरे की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो हमने डाटा एरे की पोजीशन पे क्या ले लिया, एक्स। हमें 30 बिन्स चाहिए तो हमने नंबर ऑफ बिन्स कितनी ले ली, 30। और इस बार हमें क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो हमने क्यूमुलेटिव को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। जब भी हम क्यूमुलेटिव ट्रू करते हैं तो उस केस में हमारा ग्राफ जो है हमेशा इंक्रीजिंग बनता है, क्योंकि हमारी जो करंट बिन है उसमें हमारी प्रीवियस बिन्स की सारी वैल्यूज जो है ऐड होती जाती हैं। इसलिए जब भी हम एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ग्राफ जो है हमेशा हाइट में इंक्रीज होता जाता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट है प्लॉट एनडी एरे एक्स हिस्टोग्राम एज स्टेप टाइप हिस्टोग्राम विद 20 बिन्स। ठीक है, तो हमें एक्स एरे की हेल्प से लेना है तो डाटा एरे हमने एक्स दे दिया। हमें 20 बिन्स जनरेट करनी है हिस्टोग्राम में तो हमने बिन्स आर्गुमेंट की वैल्यू क्या दे दी, 20। और हिस्टोग्राम किस टाइप का ड्रॉ करना है, स्टेप टाइप का,
तो इसलिए हमने हिस्ट टाइप की वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी, स्टेप प्रोवाइड कर दी। तो ये देखिए हमारा जो है हिस्टोग्राम वो स्टेप टाइप का ड्रॉ हो गया कि ये पूरा फील्ड नहीं है, सिर्फ स्टेप्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। अभी मैंने आपको करके ही दिखाया था कि जब हम सिंगल डाटा रेंज प्लॉट कर रहे होते हैं उस केस में जो बार स्टैक और बार स्टैक और स्टेप फील्ड, ये तीनों हिस्टोग्राम टाइप जो है बिल्कुल सेम रहते हैं, सिर्फ एक ही अलग होता है, वो कौन सा होता है, स्टेप टाइप। बाकी वाले जो हिस्टोग्राम टाइप हैं उनकी वैल्यू कब होती है, जब हम मल्टीपल डाटा रेंजेस को प्लॉट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा उसी के रिगार्डिंग है, प्लॉट बोथ एरेज x एंड y इन द सेम हिस्टोग्राम। हमें दोनों को सेम हिस्टोग्राम में प्लॉट करना है, तो उन्होंने क्या दे दिया, pl डॉट हिस्ट x, y। तो x, y दे दिया, यहाँ ना बिन्स प्रोवाइड की ना कलर प्रोवाइड किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट जो है वो जनरेट हो गया। अब इस ग्राफ को देख के हमें खुद नहीं पता कि ब्लू जो है वो एक्स एरे रिप्रेजेंट कर रहा है या वाई एरे, लेकिन सिर्फ क्या है कि पहले ब्लू कलर है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एरे जो है वो ब्लू कलर से है और सेकंड एरे जो है वो रेड कलर से है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिन्स इंटरनली जनरेट हुई हैं, कलर भी इंटरनली जनरेट हुए हैं, बार्स की विड्थ भी, तो यहाँ पे जो है सारा काम पाइथन ने इंटरनली परफॉर्म किया है। अब जब हम मल्टीपल डाटा रेंजेस को प्लॉट कर रहे हैं तो हम उन्हें अलग अलग टाइप से प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम हिस्ट टाइप ले लेते हैं बार स्टैक, तो हमारा एक के ऊपर ही दूसरा एरे प्लॉट होगा, पहले एक्स एरे प्लॉट होगा और एक्स एरे के ऊपर जो है वो वाई एरे प्लॉट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नीचे जो है वो एक्स एरे है हमारा, और इसके ऊपर वाला जो ये एरे है ये कौन सा है, ये हमारा वाई वाला एरे है। ये हमारा स्टैक की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा। अगर यहाँ हम 3 एरे ले लेते तो भी पहले फर्स्ट, फिर उसके ऊपर सेकंड, फिर उसके ऊपर थर्ड एरे जो है वो ड्रॉ होता। इसी को अगर आप क्यूमुलेटिव भी कर दो, यानी कि आपका हिस्ट टाइप बार स्टैक्ड है और आपने क्यूमुलेटिव भी ट्रू कर दिया, तो उस केस में भी आपके कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक के ऊपर दूसरा ग्राफ बनता जा रहा है और वो भी क्यूमुलेटिव फॉर्म में है, यानी कि हर बिन में उसकी प्रीवियस बिन्स जो है वो ऐड होती जा रही है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एक्स वाला एरे है जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके हर बिन में सिर्फ इसी की प्रीवियस बिन ऐड होगी, वाई एरे की प्रीवियस बिन ऐड नहीं होगी। मान लीजिए आपने ये वाला एरे लिया, ये वाली बिन थी कोई भी, ठीक है, तो इस वाली बिन में और कौन कौन सी बिन्स ऐड होंगी, ये वाली बिन, लेकिन सिर्फ ये ब्लू वाली वैल्यूज ऐड होंगी यहाँ की, ठीक है, यहाँ से भी ये सिर्फ ब्लू वाली वैल्यूज ऐड होंगी, ये जो रेड वाली वैल्यूज थी वो ऐड नहीं होंगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव जो है वो हर डाटा रेंज पे अलग अलग वर्क करेगा, वो दोनों डाटा रेंजेस को मिक्स नहीं करेगा। आई होप ये चीज सबको समझ आ रही होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है आप वो भी मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज या ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया, मैं वो आपको क्लियर कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल के लिए, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अगर हम ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लिख देंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रॉ होगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ था उसी तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब हिस्टोग्राम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो रहा है, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को स्टार्ट करने से पहले हमने जो लाइन चार्ट, बार ग्राफ और स्कैटर्ड चार्ट में जो टर्म्स पढ़ी थी वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार ग्राफ में, वो सारी चीजें, क्योंकि वो पाइप्लॉट मॉड्यूल हमें प्रोवाइड कर रहा था तो इसलिए वो सब हिस्टोग्राम पे भी वैलिड होती हैं, बट फिर भी आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए हम एक बार वो चीजें जो है आपको रन करके दिखा देते हैं। सबसे पहले एक्स लेबल और वाई लेबल हम प्रोवाइड करते थे। यहाँ पे एक्स लेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमने मार्क्स लिए थे, और वाई लेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की इस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक कर रहे हैं। तो हम दोनों के लिए लेबल प्रोवाइड कर देते हैं, pl डॉट एक्स लेबल। एक्स एक्सिस पे हमने क्या स्टोर किया है, मार्क्स स्टोर किए हैं, तो यहाँ पे हम लेबल क्या दे देंगे, मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद वाई एक्सिस के लिए देंगे तो pl डॉट वाई लेबल। वाई लेबल हम क्या देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है, इसे अब हम रन कर लेते हैं। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे आपका मार्क्स डिनोट हो रहा है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको लीजेंड्स अनेबल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेबल्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो टर्म है, मिड मार्क और फाइनल मार्क, तो दोनों के लिए दे देंगे। फर्स्ट लेबल हमने दे दिया मिड मार्क और सेकंड लेबल हम दे देते हैं फाइनल मार्क्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लीजेंड्स को अनेबल कर देंगे, pl.legend। अब हम इसे रन करके देखते हैं, हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। एरर क्या है, अननोन प्रॉपर्टी लेबल्स, लेबल्स नाम की कोई प्रॉपर्टी हिस्टोग्राम में नहीं होती। हम यहाँ लेबल दे देते हैं, हमने शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है। ये देखिए, हम जो लेजेंड के लिए जो लेबल्स प्रोवाइड करते थे उसके लिए हम लेबल कीवर्ड यूज करते हैं, ना कि लेबल्स। तो हमने यहाँ लेबल दिए थे मिड मार्क फाइनल मार्क, तो यहाँ पे हमारा लेजेंड जो है वो ड्रॉ हो गया कि ग्रीन कलर जो है वो मिड मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड कलर जो है वो फाइनल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ मान लीजिए हम टाइटल भी ऐड कर देते हैं अपने ग्राफ में, pl.title स्टूडेंट्स डाटा। अब हम इसे रन कर देते हैं, तो इस ग्राफ में ये देखिए आपको टाइटल भी दिखाई देगा, यहाँ पे स्टूडेंट डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितनी भी एनाटॉमीज पढ़ी थी वो सारी हम हिस्टोग्राम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल और अंडरस्टैंडेबल बने। क्योंकि पहले हमने जो हिस्टोग्राम दिया था ना, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लेबल्स थे, ना लेजेंड था ना टाइटल था, तो वो इतना अच्छा, इतना रिप्रेजेंटेबल ग्राफ नहीं था। और कोई ऐसा यूजर जिसने कोडिंग ना पढ़ी हो, सिर्फ वो आउटपुट देख रहा हो, तो उसे आउटपुट समझ ही नहीं आएगा। बट इस केस में अगर वो सिर्फ आउटपुट भी देख रहा है तो भी उसे डाटा जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम में भी ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक्स लिमिट, वाई लिमिट और एक्स टिक्स, वाई टिक्स जो थे वो सब भी हम डिसाइड कर सकते हैं हिस्टोग्राम के केस में भी। तो जितने भी पाइपलोट के हमारे फीचर्स हैं वो सारे हिस्टोग्राम में भी इक्वली अवेलेबल होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला जो केस है, पाइपलोट मॉड्यूल जो है वो एक्सप्लिसिटली हमें कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है कि जिसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को ड्रॉ कर पाए। तो हिस्टोग्राम की ही हेल्प से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को ड्रॉ करना पड़ता है। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। A frequency polygon is a type of frequency distribution graph। तो frequency polygon जो है वो frequency distribution graph का ही टाइप होता है। आपको याद होगा हिस्टोग्राम में भी हम frequency distribution टेबल बनाते हैं और उसी की हेल्प से हम जो है ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। In a frequency polygon, the number of observations is marked with a single point at the midpoint of the interval। हिस्टोग्राम के केस में हम पूरा बार ड्रॉ करते थे, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में हम सिर्फ उस इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसे हम मार्क कर लेते हैं, पूरा हमें बार शो करने की जरूरत नहीं होती। A straight line then connect each set of point। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जो है उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेक इट इजी टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सिस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होता है कि जब हम एक ही ग्राफ पे कई सारे डाटा रेंजेस को प्लॉट कर रहे होते हैं तो उन्हें आपस में कंपेयर करना जो है वो इजी हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता किस तरीके का है वो आप यहाँ पे देखिए। ये देखिए, ये आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करके दिया हुआ है। आपको यहाँ सबसे पहले हिस्टोग्राम दिखाया गया है, ये स्टेप टाइप जो ये रेड कलर से है ये आपके हिस्टोग्राम है। यहाँ से देखिए एक ही आपका ये वाला इंटरवल था, इसके बाद सेकंड इंटरवल आपका ये वाला था। ये देखिए यहाँ से आपका सेकंड इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, ये इतना आपका फर्स्ट इंटरवल था। इसके बाद ये वाली जो है ये आपकी सेकंड इंटरवल है, ये वाला आपका यहाँ पे थर्ड इंटरवल है, ये वाला आपका इधर फोर्थ इंटरवल है,
ये देखिए ये फोर्थ इंटरवल है, देन ये आपका फिफ्थ इंटरवल है, ये वाला सिक्स्थ इंटरवल है, ये सेवेंथ इंटरवल है, देन ये आपका एट्थ इंटरवल है। ठीक है, तो ये आपके सारे इंटरवल्स हैं। आप इन्हें जब हम बार हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये सारे हमारे जो है आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और ये सारे जो है कलर से फिल्ड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक तरीके से स्टेप टाइप वाला जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया है। बट जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो हर इंटरवल है हम उसका सिर्फ मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये हमारा जो ये फर्स्ट इंटरवल था ये वाला, इसका मिड पॉइंट ये देखिए यहाँ पे हमने ये मिड पॉइंट जो है वो मार्क कर लिया। ये हमारे सेकंड वाले का मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ वाले इंटरवल का मिड पॉइंट है, इसके बाद फिफ्थ वाले इंटरवल का मिड पॉइंट, देन ये हमारे सिक्स्थ वाले इंटरवल का, देन सेवेंथ वाले इंटरवल का और देन ये एट्थ वाले इंटरवल का। तो ये सारे मिड पॉइंट्स मार्क किए और उसके बाद आपस में इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट था, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट नहीं होता। हम क्या करेंगे, जो इससे प्रीवियस बिन थी यानी कि जिसमें कोई डाटा पॉइंट नहीं था उसे हम एक्स एक्सिस से मिला देंगे, यानी कि उसकी वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्ट की। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को जो है ड्रॉ करते हैं कि पहले हम एक हिस्टोग्राम बना लेते हैं, फिर हर इंटरवल के मिड पॉइंट मार्क करते हैं, फिर उन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जो फर्स्ट मिड पॉइंट होता है हम उसे प्रीवियस इंटरवल के मिड पॉइंट से यानी कि एक्स एक्सिस से मिला देते हैं और जो लास्ट मिड पॉइंट होता है उसे हम नेक्स्ट इंटरवल में एक्स एक्सिस से मिला देते हैं। तो ये जो हमारा ड्रॉ हो जाता है ये हमारे क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब पाइपलॉट में एक्सप्लिसिटली तो ऐसा कोई फंक्शन है नहीं कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना पाए, तो इसलिए हमें पाइपलॉट मॉड्यूल को यूज करके हम एक हिस्टोग्राम बना लेते हैं और फिर उसमें मैन्युअली जो है मिड पॉइंट्स को मार्क करके उन्हें ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। Python's pyplot module of matplotlib provide no separate function for creating frequency polygon, कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो अलग से कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करती फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए। देयरफॉर टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन व्हाट यू कैन डू इज, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। प्लॉट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द डाटा, ये आप पाइपलॉट मॉड्यूल यूज करके कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करना है, हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है। मार्क अ सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल, फिर हर इंटरवल के बीच में जो है एक सिंगल पॉइंट मार्क आपको करना है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू कनेक्ट द एडजेसेंट पॉइंट, और फिर उन सारे मिड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है आपस में, जैसे कि लाइन चार्ट के केस में करते हैं। कनेक्ट फर्स्ट डाटा पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ प्रीवियस इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, तो जो प्रीवियस इंटरवल है यानी कि जो बिल्कुल एम्प्टी था उस वाले में हम एक्स एक्सिस पे ही मिड पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा लास्ट डाटा पॉइंट है उसे हम हमारे फॉलोइंग इंटरवल जो है उसके मिड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे, और इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है रेडी हो जाएगा। एंड यू हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉन ऑन योर हिस्टोग्राम, और हमारा हिस्टोग्राम पे ही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो रेडी है। कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल वेयर वी आर क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट एग्जांपल जो बुक में इन्होंने दिया है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए ही है। प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज नॉट एनी पाइपलॉट फंक्शन फॉर दिस, सो वी शैल डू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ स्टेप टाइप हिस्टोग्राम फ्रॉम द डाटा, वी हैव अ सीरीज नेमली कॉम दैट स्टोर्स सम 1000 वैल्यूज, तो एक सीरीज है जिसमें 1000 वैल्यूज स्टोर हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप टाइप का हिस्टोग्राम बना लेंगे उससे, प्लॉटिंग अ स्टेप हिस्टोग्राम फ्रॉम द सेम। तो यहाँ पे हमने हिस्ट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हमारा डाटा एरे जो था वो क्या था, कॉम नाम से था, तो हमने वो प्रोवाइड किया। हमने बिन्स यहाँ पे 10 दे दी, वो हम कोई भी बिन्स दे सकते हैं, और हिस्ट टाइप हमने क्या ले लिया, स्टेप ले लिया। तो ये इस तरीके से हमारा स्टेप टाइप का ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट्स को मार्क करेंगे। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हमारा जो है ये फर्स्ट वाला मिड पॉइंट हो गया, ये हमारे सेकंड इंटरवल का मिड पॉइंट है, ये हमारे थर्ड इंटरवल का मिड पॉइंट है, ये फोर्थ इंटरवल का मिड पॉइंट है,
ये 5th इंटरवल का मिड पॉइंट हो गया, देन ये 6th इंटरवल का मिड पॉइंट हो गया, ये 7th इंटरवल का मिड पॉइंट हो गया। ये आप देख सकते हैं 8th, 9th और 10th वाले जो इंटरवल हैं वो 0 है। अब इसके बाद इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये मिड पॉइंट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन कर दिए गए हैं, यानी कि आप इन्हें क्या करोगे, एडजेसेंस को फर्स्ट वाले को आप किससे ज्वाइन करोगे, सेकंड वाले से। ये आप स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ की हेल्प से सेकंड से किया, अब आप इसे थर्ड से ज्वाइन करोगे, फिर आप उसे फोर्थ से करोगे, फिर फिफ्थ से और फिर सिक्स से। इस तरीके से ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब ये जो हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट था, इससे प्रीवियस इंटरवल ये था, तो इसे आप उसके मिड पॉइंट से जो है ज्वाइन करोगे यहाँ से, ठीक है। और लास्ट को भी आप उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे नेक्स्ट इंटरवल के, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो रेडी हो जाएगा। यही चीज उन्होंने यहाँ पे आपको शो भी की हुई है। ये देखिए ये हमने सारे मिड पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। ये मैंने आपको ऐसे ही कर्सर से ही ड्रॉ करके दिखाया, तो स्ट्रेट लाइन नहीं थी, बट आप स्केल को यूज करके प्रॉपर स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, सारे मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद ये जो फर्स्ट मिड पॉइंट था, इसे जो हमारा पहले वाला इंटरवल है उसमें एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। जो ये लास्ट इंटरवल था उसके मिड पॉइंट को भी हम नेक्स्ट इंटरवल पे एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो रेडी हो जाएगा, जो कि हमारा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारा हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हुआ है। हमारे दो फंक्शंस बचते हैं, एक बचता है बॉक्स प्लॉट और दूसरा बचता है पाई चार्ट। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा डाटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ना सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन बल्कि 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग एक बार सिलेबस से भी मैं आपको जब ये यूनिट खत्म होगी मैं आपको दोबारा से सिलेबस दिखा दूंगी, कि आप लोग खुद से ये वेरीफाई कर पाए कि हाँ आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का ईच एंड एवरी पार्ट जो है हमने कंप्लीट किया है, एक एक फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ा है। 70 में से 30 मार्क्स की आती है हमारी फर्स्ट यूनिट, और यानी कि आपके 30 मार्क्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपने फर्स्ट यूनिट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने सारी वीडियोस को ध्यान से देखा है तो चलिए हम आज के लिए इतना ही काफी है। आप हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक बार रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉक्स प्लॉट्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने डाउट्स कमेंट करके पूछिए, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।